ये आपका नया चैप्टर पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम क्या है, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं सिंपली समझा देता हूं इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। पंचायती राज सिस्टम को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, आर्टिकल को कैसे लर्न करना है। हेमंत, मैं एक स्पेशल सेशन ला रहा हूँ यूट्यूब पर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा उसे। सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ाऊंगा। हमारे देश में हमारे संविधान के तहत पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख किया गया है। यह पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है हमारे संविधान में, जिसको आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि मैनेज करना सारी पंचायत को। हिंदुस्तान की जो आत्मा है, ये भारत के गांवों में बसती है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी का कहना था कि क्योंकि भारत के गांवों में हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आत्मा बसती है, इस वजह से जब तक हम लोग गांवों का विकास नहीं कर देते, तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। हमारे देश में 65% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। ओके, तो अगर हम ये सोचें केवल शहरों का विकास करके कि हमने भारत का विकास कर लिया, क्या ये सही चीज है? क्या वाकई में हमने विकास कर लिया? नहीं। हमने तो केवल 35% एरिया का विकास किया है। बाकी हम 65% को छोड़कर स्टिल बोल रहे हैं कि हमने विकास कर लिया, तो ये गलत है। जब तक देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब तक हम लोग विलेजेस को मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में नहीं लेंगे, विलेजेस में हम लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे। उसी के लिए, क्योंकि विलेजेस को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहे, हमारे गांव को अलग देखरेख मिलती रहे, इस वजह से पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। एक्चुअली हुआ क्या कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तो आजादी मिलने के बाद नेहरू ने यहां पर प्रावधान बनाने स्टार्ट कर दिया। नेहरू ने भारत के जो गांव हैं उनके लिए भी एक प्रावधान बनाया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम एक क्या करेंगे। कोई बता सकता है? सीडीपी का निर्माण करेंगे। इसका सीडीपी का सीडीपी का फुल फॉर्म है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेहरू ने सीडीपी को बनाया और इन्होंने कहा इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। इन्होंने कहा सीडीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आपको क्या करना है, भारत देश के पूरे गांव को, जितना भी ग्रामीण एरिया है, उन सब में विकास करना है। जैसे कि बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, हर चीज ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए। नेहरू ने इस उद्देश्य के साथ सीडीपी लॉन्च किया था। और सीडीपी कब लॉन्च किया गया? 1951 में इसको लॉन्च किया गया था, 1951 में। सीडीपी का कार्यकाल 5 साल रखा गया था। यह सीडीपी अपना काम करने लगता है और काम करते करते 5 साल इसके हो जाते हैं। 1956 में जब हम पहुंच जाते हैं, तो इसको रिव्यू किया जाता है सरकार के द्वारा। जब इसको रिव्यू किया जाता है, तो हमें पता लगता है कि सिचुएशन तो वहीं की वहीं है। कल को जो व्यक्ति गांव में गोबर उठा रहा था, आज भी वो व्यक्ति गोबर उठा रहा है। कल को जहां पर बिजली नहीं थी, वहां पर आज भी बिजली नहीं है। कल को जहां पर पानी नहीं था, वहां पर आज भी पानी नहीं। ना ही शिक्षा की कोई व्यवस्था है। जब 5 साल निकल जाने के बाद केंद्र सरकार ये देखती है, तो केंद्र सरकार डिसअपॉइंट हो जाती है। जाहिर सी बात है, सीडीपी का गठन ही इस बिहाफ पर किया गया था। सीडीपी ने 5 साल में किया क्या? एक्चुअली सीडीपी ने बहुत कुछ करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये 5 साल हमारे विफल क्यों हो गए? हमारे विफल इसलिए हो गए हैं 5 साल, क्योंकि केंद्र से केवल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना देना और ये एक्सपेक्ट करना कि पूरे देश भर में हर गांव का निर्माण होगा, डेवलपमेंट होगा, वहां पर पानी बिजली की फैसिलिटी मिलेगी, शिक्षा की फैसिलिटी मिलेगी, ये सोचना आसान था, लेकिन ये करना उतना ही ज्यादा मुश्किल था। एक्चुअली हुआ क्या कि इस केस में सीडीपी के द्वारा सीडीपी अधिकारियों के द्वारा जाकर जब गांव में निर्देश दे दिए जाते थे कि हमें ये सारी फैसिलिटीज लानी है, ये सारी फैसिलिटीज अब लानी है, चीजों में ट्रांसपेरेंसी करनी है, ठीक है, तो इस केस में भैया एक बात बताइए, अगर आप जमींदार हो, आप क्या ये चीजें चाहोगे? आप ये चीजें चाहोगे कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलने लगे? अगर हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलने लगेगी, तो शिक्षा लेने वाला व्यक्ति अभी तक जमींदारों से पैसा लेता था, लोन लेता था, कैसे ले पाएगा वो लोन? उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। वो जो पैसा ब्याज पर बांट रहे थे, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएगी। जमींदार
जमींदार तबके के जो लोग थे उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉपरेट करने से मना कर दिया। इस तरीके की छोटी बड़ी चीजें लैग करती रही 5 साल हमारे निकल गए, हमें विफलता हाथ लगी। जब विफलता हाथ लगी तो हुआ क्या? केंद्र सरकार ने कहा एक काम करते हैं यार, जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं यार कि दिक्कत कहां पर है। और फाइनली केंद्र सरकार क्या करती है, ये 4 कमेटीज उस टाइम पर गठित कर देती है। इन चारों कमेटी में पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरी है अशोक मेहता कमेटी, तीसरी है जीवी के राव कमेटी और चौथी है एलएम सिंघवी कमेटी। इन चारों कमेटीज के हाथ में दे दिया जाता है सीडीपी पूरा, और इनको बोला जाता है, ये अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, मतलब ये सारे अधिकारी होते हैं, इन सब की टीमें बनाई जाती हैं और सीडीपी इनको दे दिया जाता है कि भैया जरा सीडीपी में देखो कि क्या प्रॉब्लम है। जब ये सीडीपी को रिव्यू करना शुरू करते हैं तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी या फिर एलएम सिंघवी कमेटी, ये सब अपने अपने तर्क यहां पर रखना शुरू करते हैं। चीजें टेबल पर आती हैं, जितना भी कंसर्न होता है वो भी टेबल पर डिस्कस किया जाता है, सारी चीजें होती हैं और यहाँ पर कई सारे प्रावधान लिए जाते हैं। प्रावधान ये लिए जाते हैं जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी के ने अपनी रिपोर्ट में कुछ लिखा, अशोक मेहता ने कुछ लिखा, जीवी के राव ने कुछ लिखा और एलएम सिंघवी ने कुछ लिखा। हर एक की रिपोर्ट से कुछ कुछ बातें उठाई जाती हैं जो जिसको सही लगती हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में 45% चीजें उठाई गई होती हैं अकेले बलवंत राय मेहता कमेटी से। इस वजह से इन चारों कमेटीज में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोई कमेटी रहती है तो वो बलवंत राय मेहता कमेटी रहती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सीडीपी को रिव्यू करने के बाद नया जो सिस्टम आया, उस पर सिर्फ और सिर्फ बलवंत राय मेहता कमेटी के ऑर्डर्स नहीं थे, उस पर प्रावधान बाकी के इन 3 कमेटी के भी थे। क्योंकि अगर इन तीनों कमेटी से कुछ ना लिया गया होता तो हमारे संविधान के तहत, मतलब आगे इतिहास के पन्नों में इन कमेटीज का नाम ना दर्ज किया जाता। बात आ रही है समझ? क्योंकि इन कमेटीज का भी यहां पर कहीं ना कहीं योगदान है, इसी वजह से इन कमेटीज का नाम दर्ज किया गया इतिहास के पन्नों में। लेकिन बलवंत बलवंत राय मेहता कमेटी लीडिंग कम्युनिटी यहां पर बनी। फाइनली क्या हुआ यार, फैसला ये लिया गया कि हम क्या करते हैं, क्यों ना हम सीडीपी को कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीडीपी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा भैया अभी तक सीडीपी था, सीडीपी जाके सीधे गांव वालों से कनेक्ट करता था और चला आता था, गांव वाले उसके बाद मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं उनकी बात, ये एक अलग की बात है। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, इसको 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। इन्होंने कहा जो सबसे छोटा लेवल होगा वो होगा विलेज लेवल, मतलब गांव का लेवल। उससे बड़ा जो लेवल होगा ये होगा ब्लॉक लेवल। ठीक है, मतलब कई सारे गांवों का समूह क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। और कई सारे ब्लॉक्स को जब मिला देंगे तो उनका समूह कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट। तो इन्होंने 3 पैरामीटर बना दिए, 3 लेवल डिसाइड कर दिया कि सबसे नीचे रहेगा गांव, गांव की रिपोर्टिंग अथॉरिटी रहेगी ब्लॉक, और ब्लॉक्स की रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या रहेगी, डिस्ट्रिक्ट। मतलब सबसे नीचे गांव, गांव के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर जिला। इन्होंने कहा कि ये 3 लेयर हम बना देते हैं और हर लेयर पर एक एक अथॉरिटी यहां पर बैठेगी। विलेज वाली अथॉरिटी इनको रिपोर्ट करेगी और ये वाली अथॉरिटी इनको रिपोर्ट करेगी। ठीक है, एक चेन सिस्टम हम बनाते हैं। इसी को 3 टियर सिस्टम बोला गया। क्या बोला गया, 3 टियर सिस्टम। और जब सीडीपी को रिव्यू कर दिया गया इन चारों कम्युनिटीज के द्वारा, तो सीडीपी को एक नया नाम क्या दिया गया, इसको दिया गया नाम पंचायती राज। पंचायती राज। ठीक है, तो इस तरीके से पंचायती राज निकल कर आया। बात आ रही है समझ? ओके। सीडीपी को रिव्यू कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसको रिव्यू किया गया 1957 में। लेकिन इसको रिव्यू करने में कितना टाइम लग गया, 2 साल लग गया इसको रिव्यू करने में। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे 1959 में, जब इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट बनाई और इसके तहत पंचायती राज का सिस्टम का प्रावधान रखा। तो 1959 में ये हुआ भैया कि नेहरू ने कहा पूरे देश के हर सरकारों से, हर राज्य की सरकार से कि भैया ऐसा ऐसा प्रावधान आ चुका है, आप सब इसको अपना लीजिए।
आप सब इसको अपना लीजिए। कुछ राज्य सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कुछ ने ध्यान दिया और कुछ ने फाइनली इसको अपनाया, जिसमें से सबसे पहले इसको अपनाने वाली जो सरकार थी, राजस्थान सरकार थी। और राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको अपनाया गया? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको अपनाया गया। तो ये कहानी रही भारत में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम आने की। इस तरीके से 1959 में पंचायती राज सिस्टम की जर्नी भारत में स्टार्ट होती है। ठीक है सर, ब्लॉक मतलब तहसील है क्या? भाई जब गांव होता है ना तो उसको ब्लॉक बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसी को डिस्ट्रिक्ट में तहसील बोलते हैं। समझ गए? ओके। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल इसके लिए 243 होता है निकित, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी शुरू हुआ है। आगे आइए। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हिस्ट्री क्या रही पंचायती राज सिस्टम की, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। इन 1952 देयर वाज एस्टैब्लिश्ड अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको 1951 से 52 कर लीजिए, इसको 1956 से 57 कर लीजिए। ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना करी गई। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद फाइनली हमें क्या मिल गया? पंचायती राज सिस्टम मिल गया। ये हमें पता ही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, मैंने अभी आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता कमेटी का रोल सबसे ज्यादा रहा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा था, या पंचायती राज सिस्टम में हमें क्या क्या चीजें बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट से मिली, तो इनको समझते हैं। पहली चीज, ये जो 3 टियर वाला सिस्टम है, कौन सा? ऊपर जिला परिषद, नीचे पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। जो विलेज लेवल पर है इसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो ब्लॉक लेवल पर है इसको पंचायत समिति बोलते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है इसको जिला परिषद बोलते हैं। तो ये जो दिया गया प्रावधान है, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही दिया था प्रावधान। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा बहुत। डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम पंचायत एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू कॉन्स्टिट्यूट द पंचायत समिति एंड जिला परिषद। आपसे क्या कह रहा है, जो ग्राम पंचायत में जो सदस्य होंगे इनको डायरेक्ट चुना जाएगा। डायरेक्ट का मतलब लोगों के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन जो ब्लॉक लेवल होंगे यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे और जिला परिषद में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इस वजह से किया गया कि भले ही जिला परिषद हो या ब्लॉक लेवल हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ही हमें डेवलपमेंट करना है। कहां पर? गांव का डेवलपमेंट करना है। एक बात मुझे बताइए, अच्छा, जिला परिषद ने किसी को रिक्रूट कर दिया अपना मेंबर, मान लीजिए ऊपर डीएम ने जिला परिषद का कोई मेंबर रिक्रूट कर दिया और जिला परिषद ने ब्लॉक लेवल का कोई मेंबर रिक्रूट कर दिया अपने मन से। कल को ये ब्लॉक लेवल का मेंबर गांव में जाकर बोलता है, भैया आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना ठिकाना करना है, लोग इसकी सुनेंगे? मुझे बताइए, ग्राउंड लेवल पर लोग इसकी सुनेंगे? कोई नहीं इसकी सुनने वाला। लोग कहेंगे यार यहाँ तो तुम रहते नहीं हो, आके यहाँ पर अपनी पढ़ाई पढ़ने लगते हो, यार पता नहीं कहाँ से चले आते हो, समझ तो आता नहीं है यार, तुम्हें तो पता नहीं यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, चले आते हो 3 महीने में एक बार मुंह दिखाने। ऐसे ही तो लोग कहते हैं ना फिर ग्राउंड लेवल पे, कि यार पता नहीं कहाँ से चले आते हो, 3 महीने में मुंह दिखाने एक बार आ जाते हो, डेवलपमेंट से तुम्हें मतलब नहीं है, चलो भाग जाओ यहाँ से। ठीक है। तो कोई इसकी सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। लोग किसकी सुनते हैं? जिसको ग्राउंड लेवल की हकीकत पता होती है। और उस चीज को मेंटेन करने के लिए यहां पर बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा कि हम ग्राम पंचायत में क्या कराएंगे? डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। मतलब ग्राम पंचायत में जो लोग हम चुनवाएंगे वो इनडायरेक्ट नहीं होंगे, वो डायरेक्ट होंगे। मतलब उन्हीं लोगों के द्वारा चुना चुना गया व्यक्ति होगा, जिसको आज की डेट में आप प्रधान बोलते हो। आप में से जो लोग भी गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे प्रधान क्या चीज होती है। ठीक है। गांव वासी ही उसको चुनते हैं अपने बीच का। और आप बताइए, गांव वासी ही चुनते हैं, इसी वजह से तो रिस्पेक्ट भी उसकी करते हैं कि नहीं करते हैं? खुद बताइए। जो प्रधान होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती? बहुत होती है। प्रधान जी, प्रधान जी, क्योंकि उनके द्वारा चुना गया वो व्यक्ति होता है। अब कल को मान लीजिए ब्लॉक लेवल के अधिकारी आए और गांव में से एक बैठा हुआ है, मान लीजिए मुनचुन, एक बैठा हुआ है चुनमुन, एक बैठा हुआ है मुन्ना, एक बैठा हुआ है आपका चिंटू, ये सब लोग बैठे हुए हैं। ऊपर से कोई अधिकारी आया, उसने कहा चिंटू, आज से तुम इन सबके
देख रेख हो करने वाले हो भैया, आज से तुम ही प्रधान हो। क्या लोग उसको मान लेंगे? लोग कहेंगे यार कल कल तक तो यार बकैती करता फिरता था यार ये, आज इसको ऊपर का अधिकारी आके हमारा प्रधान बना गया है, तो हम इसको मान लेंगे क्या? कहेंगे हटो, हम नहीं मानते कुछ। ठीक है। तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, चीजों को सिस्टमैटिक करने के लिए यहां पर इलेक्शन रखवाया गया, इलेक्शन का प्रावधान, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान रखवाया गया। समझ गए? तो ये दूसरे पॉइंट का मेन मतलब है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने फाइनली यहां पर यह प्रावधान दिया। तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली? इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोली, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, सिर्फ और सिर्फ। ओके। नेक्स्ट है, पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जिला परिषद विल एक्ट एज द एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बॉडी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो बीच वाली है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल वाली है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। मतलब कहने का कि ग्राम पंचायत को जिस चीज की भी जरूरत होगी वो ये पूरा करके देंगे, ब्लॉक लेवल वाले। और जो जिला परिषद होगी ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी अथॉरिटी होगी। समझ गए? इनका काम क्या है कि ब्लॉक लेवल को एडवाइस देना कि आप इस तरीके से गांव में कार्य करो, और ब्लॉक लेवल ग्राम पंचायत को उसी तरीके से निर्देश देगा। ये इस वजह से कहा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कि जहां पर आप प्रधान को चुन लेते हो, मान लीजिए आपने गांव में प्रधान को चुन लिया, ठीक है, वहां पर इलेक्शन करा के, अगर इनको आप बाउंड नहीं करोगे जिला परिषद को, कल को ये उठ के पहुंच गए, मतलब समझ रहे हो ना? मान लीजिए जिला परिषद के अधिकारी आराम से किसी दिन फ्री हैं, कहना आओ आज चलते हैं जरा, आज आज प्रधान को बता के आते हैं, बड़ी इनकी इज्जत है ना, आज इनकी इज्जत जरा धुल के आते हैं, इनकी रिपोर्ट लेके आते हैं। हिंदुस्तान में तो ये वैसे ही ज्यादा चलता है। पता लगा कोई काम नहीं है, 1 महीने के बाद गाड़ी उठाई, कहना हो आज प्रधान को ही उनके लोगों के सामने सिखा के आते हैं जरा। गए भैया, हाँ प्रधान साहब क्या चल रहा है? कह रहे सर बढ़िया चल रहा है। ऐसे कैसे बढ़िया चल रहा है? ऐसे कैसे बढ़िया चल रहा है? कुछ नहीं बढ़िया चल रहा है, रिपोर्ट दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। ये चीजें गलत हो सकती हैं। बात आ रही है समझ? क्योंकि ग्राउंड लेवल रियलिटी सरकार समझ रही थी कि इतनी आसानी से चेंजेस नहीं आने वाले। हम पिछले 350 सालों से तो अंग्रेजों की गुलामी सह रहे थे। आज की डेट में अगर हम सोचे कि ड्रास्टिक चेंज आ जाए, नहीं आ सकता। 70 सालों में भी आप देख रहे हो अब हमारे गांव में चेंज आया हुआ है। ठीक है। तो ये चेंज उस टाइम पर अगर आप सोच रहे थे ड्रास्टिक चेंज, तो ये चीज बलवंत राय मेहता कमेटी भांप चुकी थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस चीज को बाउंड करना बेहतर समझा। इन्होंने जिला परिषद को वहीं पर रोक दिया। इन्होंने कहा ये एडवाइजरी बॉडी रहेगी, सुपरवाइजरी, इनका काम है सुपरवाइज करना सर, और एडवाइस करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जाएंगे नहीं है। और पंचायत समिति को बोला कि आप एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, आप भी ज्यादा ग्राउंड लेवल पर आपको एंगेज नहीं होना है, वहां पर ग्राम पंचायत ही एंगेज होगी। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उन तक पहुंचे। साथ में इन्होंने क्या बोला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी मेड एज द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद। जो ये जिला परिषद है, जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होगा, ये कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड होगा, आईएएस अधिकारी होगा, डीएम आप जिसको बोलते हो। ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोविजनिंग रिसोर्सेज सो एज टू हेल्प देम डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपसे क्या कह रहा है? इट वॉज ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोविजनिंग रिसोर्सेस। ये रिक्वेस्टेड था कि आप क्या करें, आप रिसोर्सेस का प्रोविजन लेकर आए एज टू हेल्प देम डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनको अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त करने के लिए आपको क्या करना है? आपको लगातार रिसोर्सेस लाते रहने हैं। आपको इस स्पिरिट के साथ काम करना है, इस पूरे 3 टियर आर्किटेक्चर में, कि आपको और आगे बढ़ते जाना है। आपको सिर्फ इस ढर्रे पे नहीं लाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीजें चलती रहेंगी। आपको ये सोचकर इस 3 टियर आर्किटेक्चर में काम करना है कि लगातार हमें जो संसाधन है वो संसाधन इस ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने हैं, और ये संसाधन उसी बिहाफ पर पहुंचाने हैं जिस तरीके से हम लोग शहरों का निर्माण कर रहे हैं। हमें शहरों और गांवों में रिसोर्सेज के मामले में कोई कमी नहीं छोड़नी है। शहरी लोगों के पास ट्यूबवेल की फैसिलिटी है, तो उन तक भी ट्यूबवेल की फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। शहरी लोगों के पास ट्रैक्टर है, तो उन तक भी ट्रैक्टर की फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए, कीटनाशक की फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए, सारी चीजें। इलेक्ट्रिसिटी इधर है तो उधर भी पहुंचनी चाहिए, एजुकेशन इधर है तो एजुकेशन उधर भी पहुंचनी चाहिए। ठीक है।
तो ये रिपोर्ट में कहा गया था बलवंत राय मेहता कमेटी की, और सबसे ज्यादा बातें इसी कमेटी की ऑप्ट करी गई। अभी 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद मिलते हैं, इसके आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये क्लास खत्म होगी। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है प्रीतम? मेरा गर्लफ्रेंड, क्या हुआ गर्लफ्रेंड को आपकी? इस 73वें अब देखो क्या किया गया, जब पंचायती राज सिस्टम बना दिया गया था 1959 में, उसके बाद क्या किया गया 1992 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। और इस 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत क्या क्या चीजें लाई गई नई, इसको समझते हैं। द एक्ट एडेड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे क्या कह रहा है, इस 73वें संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 को संविधान में संशोधित किया गया, ऐड कर दिया गया। एंड पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ। कहने का मतलब यह है कि भाग 9 में आर्टिकल 243 रखा गया और उस आर्टिकल 243 में पंचायती राज सिस्टम को पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया गया। 243 जो आर्टिकल है, यह अकेला आर्टिकल आपको पूरे पंचायती राज सिस्टम के बारे में बता देता है। और इसके सब पार्ट्स 243 के अंदर ए से लेकर ओ तक पार्ट है, ये सब आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताते हैं। द अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 40 में भी प्रावधान डाल दिया गया डीपीएसपी के तहत पंचायती राज सिस्टम का। इसके तहत प्रावधान आर्टिकल 40 में यह डाला गया कि जो डीपीएसपी होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज, मतलब हमारा संविधान डीपीएसपी के तहत राज्य सरकारों को कुछ निर्देश देता है। और इसी निर्देश में यह बोल दिया गया राज्य सरकारों को कि आपका भी यह कर्तव्य बनता है आर्टिकल 40 के तहत कि आप अपने पंचायतों का ख्याल रखें। मतलब कहने का, आप अपने गांवों का, ग्रामीण एरियाज का खास ख्याल रखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। With the act, Panchayati Raj systems come under the purview of judicial part of the constitution and mandate state to adopt the system। आपसे क्या कह रहा है इस एक्ट के तहत यह भी बताया गया कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ये परव्यू ऑफ जुडिशियल पार्ट में कंसीडर किया जाएगा। जुडिशियल पार्ट का मतलब यह है कि अगर इसमें कल को कोई भी चीज ना इंसाफी देखने को मिलती है या फिर किसी के साथ ना इंसाफी होती है या किसी को इसका फायदा नहीं मिलता है, तो ये जुडिशियल का सब्जेक्ट होगा, जुडिशरी का सब्जेक्ट होगा। इस पर जो केस चलेगा वो जुडिशरी में ही चलेगा, केस ध्यान रखिएगा। फर्दर द इलेक्शन प्रोसेस इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विल बी हेल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल। और पंचायती राज सिस्टम के जो इलेक्शंस होंगे वो इंडिपेंडेंटली राज्य के अंदर ही होते रहेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? राज्य सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने हर गांव के अंदर इस तरीके के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना और वहां पर लोगों के बीच में से एक मुखिया को चुन के उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाना। द एक्ट हैज टू पार्ट। ये जो एक्ट बनाया गया, 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1992 का, ये एक्ट दो हिस्सों में बांटा गया, एक कंपलसरी पार्ट में और एक वॉलेंट्री पार्ट में। कंपलसरी पार्ट मतलब जो कि होगा ही होगा, और वॉलेंट्री पार्ट ये कि कुछ चीजें राज्य सरकारों के हाथ में भी छोड़ दी गई कि आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें तो इसमें कंपलसरी चीजें ये रखी गई कि पंचायती राज सिस्टम तो लागू होगा ही होगा। इतना तो आप मान के चलो, आप इसमें नहीं सोच सकते कि पंचायती राज सिस्टम नहीं होगा हम अपना प्लान लॉन्च कर दे, नहीं, आपको राज्य के अंदर पंचायती राज सिस्टम तो लागू करना ही पड़ेगा। तो ये कंपलसरी चीज हो गई। वॉलेंट्री चीज ये हो गई कि आप किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट करना चाहते हो, ये वॉलेंट्री थिंग है, वो आप अपने हिसाब से देख लो, अपने जीडीपी के हिसाब से देख लो, राज्य के। इसके बाद कुछ फैक्ट्स यहां पर है जिस पर आपको ध्यान देना है। इट्स अ रिव्यू प्रोसेस ऑफ सीडीपी। जो पंचायती राज सिस्टम है हम सभी को पता है ये कहां से निकल कर आया हुआ है। सर, मुखिया को ही प्रधान बोलते हैं, जी हाँ, वही मुखिया है। ठीक है, एक चीज और,
मुखिया जो है प्रधान जो होता है वो पर्टिकुलरली चुना हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर। लेकिन जो मुखिया होता है वो सरपंच की पंचायत में बैठने योग्य हो जाता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रधान जब सीनियर हो जाता है तो वो मुखिया कहलाता है। ओके, हाँ। इट्स अ रिव्यू प्रोसेस ऑफ सीडीपी। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम हमें पता है कहां से निकल कर आया हुआ है, सीडीपी से निकल कर आया हुआ है। फर्स्टली पंचायती राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन 1959। ये भी अब आपको पता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नेम्ड एज द पंचायत। हमारे संविधान में जैसे बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, बजट को हमारे संविधान में लिखा गया है फाइनेंस प्लान। क्या लिखा गया है? फाइनेंस प्लान, आर्टिकल 112। उसी तरीके से हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको द पंचायत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? द पंचायत। तो जब भी आप संविधान की ओरिजिनल कॉपी देखोगे और आर्टिकल 243 देखोगे तो उसमें द पंचायत लिखा मिलेगा आपको। आर्टिकल 243 एंड इट्स सब पार्ट्स डिस्क्राइब अबाउट पंचायती राज सिस्टम। 243 और इसके सब पार्ट हमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं एक एक आर्टिकल क्या बोलता है। 243 ए हमें बताता है कि देयर शैल बी अ पंचायती राज सिस्टम इन एवरी स्टेट। 243 ए के आधार पर हर राज्य के अंदर एक पंचायती राज सिस्टम जरूर होगा। 243 बी हमें बताता है कि देयर शैल बी अ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इन ऑल स्टेट। मतलब हर राज्य के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम होगा वो 2 टियर या 1 टियर या 10 टियर नहीं होगा, 3 टियर ही होगा, जिसको बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। सेम वही होगा। सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेम 3 टियर में ही लागू किया जाएगा। 243 बी इस बात की पुष्टि करता है। 243 सी हमें बताता है कि पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी जो एज है ये मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। 243 डी हमें बताता है कि पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शंस में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है। तो महिलाओं को यहां पर आरक्षण दिया गया है कितना? 33% आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण दिया गया है। कोई समस्या तो नहीं? मतलब कहने का यह है कि अगर 100 सीटें हैं तो 33 सीटों पर महिला ही लड़ेगी इलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है 243 ई। ऑफिस टर्म पंचायती राज सिस्टम का कितना होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। यहां पर जो भी व्यक्ति चुना जाता है, प्रधान वगैरह, ठीक है, वो सब यहां पर 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। 5 साल के बाद इनका इलेक्शन फिर से होगा। 33 से ज्यादा भी लड़ सकती है पर मिनिमम 33। बिल्कुल। महिलाएं पुरुषों वाली सीट में उन बची हुई 67 सीटों पर महिलाएं आ सकती हैं, लेकिन ये जो 33 सीटें हैं इन पर पुरुष नहीं लड़ सकते। आर्टिकल 243 एफ हमें बताता है कि इनके इलेक्शंस की 5 साल के बाद इनका इलेक्शन फिर से होगा। 33 से ज्यादा भी लड़ सकती है पर मिनिमम 33। बिल्कुल। महिलाएं पुरुषों वाली सीट में उन बची हुई 67 सीटों पर महिलाएं आ सकती हैं, लेकिन ये जो 33 सीटें हैं इन पर पुरुष नहीं लड़ सकते। आर्टिकल 243 एफ हमें बताता है कि इनके इलेक्शंस की क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि वो व्यक्ति उसी पंचायत से बिलोंग करना चाहिए, बाहर पंचायत का नहीं होना चाहिए, साथ में 21 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन के तहत कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रावधान है? आंसर है नो, कोई प्रावधान नहीं। आर्टिकल 243 जी हमें बताता है पावर ऑफ पंचायत लाइक वर्क्स एंड स्कीम्स फॉर विलेजेस, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा। 243 जी हमें बताता है कि पंचायत को के पास क्या क्या शक्तियां हैं। जैसे कि वो काम करने की शक्ति रखता है, भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम चालू करी गई हैं उन सभी स्कीमों को गांवों में अप्लाई करने की पावर रखता है, और इतना ही नहीं, साथ में सोशल जस्टिस की भी पावर रखती है पंचायत। सोशल जस्टिस का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि सेटलमेंट वाले अगर विवाद हैं तो उसको पंचायत निपटा सकती है। गांव में मान लीजिए कि भैया मान लीजिए दो भाइयों के बीच में विवाद हो गया, दोनों की अलग अलग जमीन हुआ करती थी। एक दिन मान लीजिए इसके लड़के ने इसके आम तोड़ के खा लिए, या एक दिन जाके इसके आम का पेड़ बिल्कुल हिला दिया उसने, इनके सारे आम गिर गए। अब आपस में लड़ने लगे, दो चार थप्पड़ अप्पड़ मार दिए एक दूसरे को। अब इस केस में पता लगा बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई और यहाँ पर जूतम पैजार हो गई दोनों के बीच में। अब इस केस में क्या है भैया?
इनका मुद्दा सरपंच के पास लाया जाएगा और जो आपकी जो पंचायत बैठेगी वो भाई क्या करेगी, सेटलमेंट कराने की कोशिश करेगी। कहेगा रामू यार तुम ना लड़ो, वो कहेंगे श्यामू यार तुम ना लड़ो, ठीक है, आपस में यार मेल जोल करके कर लो ये सारी चीजें, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए भैया मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, बीवी कह रही नहीं मुझे डिवोर्स ही चाहिए, और पति कह रहा है नहीं मैं दारू पी के ही आऊंगा, ठीक है। अब इस केस में भैया क्या है, इस केस में पता लगा लोगों ने कहा भैया जुडिशरी जाने से अच्छा है आप चले जाओ कहाँ, पंचायत में जाके बैठ जाओ। तो पंचायत भैया इनको समझाने की कोशिश करेगी, लोगों के बीच में हो सकता है उसको आदेश भी दे दें, बेटा कल से दारू ना पी के आना, अगर तुम दारू पी के आए तो तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे, ये सारी चीजें। और अपनी बीवी का ख्याल रखो, परेशान है बेचारी, डिवोर्स क्यों ना मांगे, तुम डेली दारू पी के आ जाते हो। ये जो सारी चीजें हैं, मतलब दिस इज कॉल्ड सोशल जस्टिस, जहां पर सेटलमेंट वाले प्रावधान होंगे, ठीक है। या मान लीजिए दो भाइयों के बीच में विवाद हो गया, एक ने एक का हक मार लिया, तो पंचायत आदेश दे सकती है कि नहीं ये गलत है, आप इसका हक इसको वापस करिए, ठीक है, उस पर दबाव बना के। लेकिन अगर क्रिमिनल केस हो जाते हैं, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये पंचायत के हक में है क्या? नहीं, क्रिमिनल केस पंचायत के हक में नहीं है। समझ गए बात को? फिर वो मैटर जुडिशरी ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। चाहे मर्डर हो, चाहे किडनैपिंग हो, ये सब इनके बस का नहीं है, क्योंकि इन सब में ध्यान रखिएगा आईपीसी का प्रावधान है, फिर मजिस्ट्रेट को ही शामिल होना पड़ेगा। और जो सरपंच वगैरह होंगे उन्हें लॉ तो पता नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 243 एच बताता है फाइनेंशियल अथॉरिटीज लाइक टैक्स कलेक्शन, टोल एंड ड्यूटीज। 243 एच हमें यह बताता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, उसके पास फाइनेंशियल अथॉरिटीज भी होती हैं, जैसे कि वो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकता है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे गांवों को जानते हो, मैं क्योंकि कुछ ऐसे गांवों को जानता हूं जहां पर आज भी टोल वसूला जाता है, ठीक है। तो जो ये टोल वसूला जाता है ये पंचायत ही वसूल लेती है टोल, ओके। और भी इनके पास फाइनेंशियल अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप में से जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि भैया आपके गांव में जो ये मनरेगा वगैरह वाला जो पैसा आता है, उस मनरेगा वाले पैसे के लिए जॉब कार्ड बनता है हर एक व्यक्ति का, और ये जॉब कार्ड आप देखते हो ज्यादातर प्रधान के पास ही रखा रहता है, ठीक है। और प्रधान ही आपका पैसा लाकर आप लोगों को बांट देता है, हर हर महीने बैंक से पैसा लाकर आप लोगों को बांट देता है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो वो पैसा सीधा आपको मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। उसको जॉब कार्ड भी बोलते हैं, लेबर कार्ड भी बोलते हैं, आप कुछ भी उसे बोल सकते हो। कुछ जगह पर जॉब कार्ड, कुछ जगह पर लेबर कार्ड, कुछ जगह पर वर्क कार्ड या मनरेगा कार्ड, ये सब बोलते हैं। अब देखो, यहां पर कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो पैसा सीधे आपके अकाउंट में मिलना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो उसके पास फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं, इस वजह से वो बैंक से आपका पैसा लाकर आप सभी को बांट भी देता है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो क्या वो पैसा सरकार से लेकर आपकी सैलरी आपको महीने की दे सकता है? नहीं, वो पैसा तो आपके अकाउंट में ही आएगा ना सीधा। तो ये पंचायत की बात है, इस वजह से आप देख रहे हो कि उसके पास स्पेशल अथॉरिटीज है। 243 आई हमें बताता है इट डिस्क्राइब्स दैट गवर्नर विल टेक रिव्यू एवरी आफ्टर 5 ईयर ऑफ पंचायत इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जितना भी पैसा पंचायत को दिया जा रहा है उसके अकाउंट को ऑडिट करेगा हर 5 साल में गवर्नर। गवर्नर पूछेगा ना भैया आपको पिछले 5 साल में 50 लाख रुपया दिया गया है, इन 50 लाख रुपये का क्या हुआ जरा मुझे बताओ, तो कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किया गया है, तो इसकी रिपोर्ट गवर्नर ले सकता है हर 5 साल में, ध्यान रखिए। आर्टिकल 243 आई में इसका प्रावधान है। 243 जे हमें बताता है इट गिव्स राइट टू पंचायत दैट दे हैव टू मेंटेन एंड ऑडिट अकाउंट्स इन लोकल लेवल। 243 जे हमें यह बताता है कि पंचायत को यह अधिकार देता है संविधान कि वो लोकल लेवल पर अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मनरेगा वाले जो आपके खाते होते हैं, आप लोग जो गांव से बिलोंग करते होगे आप लोगों को पता होगा कि प्रधान जाके बैंक में जाके पूछ भी आता है कि भैया इस पर्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, और बैंक वाले जो व्यक्ति हैं, जो पीओ हो गए, क्लर्क हो गए, वो बता भी देते हैं, ठीक है, बता देते हैं ना। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट हो, क्या प्रधान को बता देंगे? प्रधान को तो छोड़िए, आपके पिताजी को भी नहीं बताएंगे वो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है।
आपके भाई को भी नहीं बताएंगे, रियल ब्रदर को भी नहीं बताएंगे, सिर्फ आप ही को बताएंगे कितना पैसा है आपके अकाउंट। कोई भी चला जाए इंक्वायरी करने, नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है। लेकिन ये जो आपके अकाउंट्स है, ठीक है, जहां पर आपको रोजगार दिया गया है और पंचायती राज सिस्टम के ही अंतर्गत रोजगार दिया गया है, उस केस में इसको हक है कि ये आपके अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तभी तो लोग बोल देते हैं ना गांव में कि प्रधान जी बैंक जा रहे हो क्या, कहेंगे हाँ आज बैंक जा रहे हैं, प्रधान जी जरा हमारे खाते में देख लेना पेंशन वाला पैसा आया कि नहीं आया, बोल देते हैं ना लोग ऐसे, ठीक है, हाँ बहुत देखा है मैं। तो देख के आ जाते हैं कि हाँ भैया आ गया है, चले जाओ फला दिन बैंक चले जाओ, हम बात कराएं और जाके निकाल लो उसको, कहीं कितना आया, 900 रुपया आया है, अच्छा अच्छा ठीक। 243 के, ये हमें बताता है इलेक्शन ऑफ पंचायत बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। 243 के बताता है कि जो पंचायत के इलेक्शन होंगे ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये लोकल बॉडी है। ओके, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इसके जो इलेक्शन है इसको कंडक्ट कराएगा। 243 एल क्या बताता है, पंचायत विल अप्लाई इन यूटीज ऑल्सो। 243 एल में ये लिखा गया है कि जितनी भी यूनियन टेरिटरी है वहां पर भी पंचायती राज सिस्टम अप्लाई होगा। 243 एम हमें बताता है पंचायत विल नॉट अप्लाई इन सम वैली एरियाज। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, आसाम और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 243 एम के आधार पर यह अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, कहीं कहीं टेररिज्म एक्टिविटीज से, कहीं कहीं नक्सलाइट की एक्टिविटी की वजह से ये रेड जोन में आते हैं जहां पर आर्मी रूल कर रही है। अब एक बात बताइए, जहां पर आए दिन गोलियां चल जाती हैं वहां पर क्या इलेक्शन हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इस वजह से इस तरीके के एरियाज को छोड़ दिया गया है 243 एम के आधार पर। 243 एन क्या बोलता है, ये बोलता है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग पंचायत एंड लॉ, कि जिस तरीके से कंटिन्यूटी चल रही है पंचायत की आप उसको रोक नहीं सकते हो, वो चलती रहेगी, निरंतर वैसे ही चलती रहेगी और उसके लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही मेंटेन रहेंगे। 243 ओ हमें क्या बताता है, ये बताता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। ध्यान रखिएगा, अगर गांव में इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई मैटर है, ठीक है, तो कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकती, कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकती, ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसमें दखल कौन दे सकता है बताइए, इसमें दखल कौन दे सकता है बताइए, नीचे लिखा हुआ है पढ़िए। न्याय पंचायत आर द जुडिशियल कंपोनेंट ऑफ द पंचायत सिस्टम। इनके लिए अलग से पंचायतें बनाई गई हैं, अलग से जुडिशरी बनाई गई है जिसको न्याय पंचायत बोलते हैं। न्याय पंचायत का यह काम है कि ये जुडिशियल कंपोनेंट देखेंगे पंचायती राज सिस्टम के, ठीक है, विच फॉर्म्स द लोएस्ट रंग ऑफ अवर जुडिशरी। यहीं से आपको यह भी पता लगता है कि भारत में न्याय व्यवस्था में, हमारी जुडिशरी में सबसे लोअर कोर्ट अगर कोई होती है तो वो यही होती है जिसको हम लोग न्याय पंचायत बोलते हैं। पंचायत से ही न्याय पंचायत बना है, ध्यान रखिए। दे आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट द लोकल और रूरल लेवल। रीजंस फॉर सेटिंग अप न्याय पंचायत। न्याय पंचायत को इसी बिहाफ पर सेटअप किया गया है कि ये लोकल लेवल पर चीजों को वहां पर ऑडिट करेंगे, मॉनिटर एंड कंट्रोल करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पंचायत में इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में नहीं जाएगा, वो न्याय पंचायत के पास ही जाएगा। और न्याय पंचायत सरपंचों का ही एक ग्रुप होता है जो कि अलग से व्यवस्थित किया जाता है। एक नॉर्मल पंचायत होती है जो आपको सरकार की स्कीमों के बारे में बताती है। इलेक्टोरल मैटर मतलब चुनावी मैटर, चुनावी मैटर जो चुनाव वाले मैटर होंगे। एक होती है नॉर्मल पंचायत जो आपको बताती है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम्स के बारे में, कि भैया सब लोग सुन लो, सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी है, आप लोग एक काम करो, हम बैंक से फॉर्म ले आए हैं, आप लोग इन सब फॉर्म को भर दो ताकि हम जाके जमा कर दे, सबको इसका फायदा मिलने लगे। ऐसे ही बताते हैं ना पंचायत में। और एक होती है न्याय पंचायत जिसमें स्पेशल मेंबर चुने जाते हैं, जिनका जो कि तभी बैठती है जब किसी को न्याय की जरूरत होती है। समझ गए, कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है इन सभी प्रावधान में। तो आपने देखा 243 आर्टिकल में ए से लेकर ओ तक हमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में समझाते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझो, लोकल गवर्निंग बॉडीज किस तरीके से चलती हैं।
पंचायती राज इन रूरल सोसाइटी और म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन सोसाइटी। देखो है क्या कि हमारे नगर दो तरीके से बटे हुए हैं, एक गांव जिसको बोलते हैं विलेज और एक शहर जिसको बोलते हैं सिटी। जब शहर में यही मैटर चलता है अर्बन सोसाइटीज में तो इसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज, और जब यही गांव में चलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोल देते हैं। कोई समस्या तो नहीं? जैसे कि आप पूरा पंचायती राज आर्टिकल 243 में पढ़ के आ गए हो, उसी तरीके से शहरों की डेवलपमेंट के लिए म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई, जिसको आप म्युनिसिपैलिटी बोलते हो। ठीक है। जिस तरीके से पंचायती राज सिस्टम में हमने देखा, सबसे लोअर लेवल ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक समिति और उसके ऊपर जिला परिषद है। ये 3 टियर सिस्टम है। उसी तरीके से हमारे शहरों में भी 3 टियर सिस्टम चलता है। सबसे नीचे नगर पंचायत होती है, उसके ऊपर म्युनिसिपल काउंसिल होती है और उसके ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। जो आपका नगर पंचायत होता है, इसकी देखरेख में जो लोग होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जो आप लोग शहरों से बिलोंग करते होगे, आपके शहर में आपके मोहल्ले में कौन होता है पॉलिटिकल पार्टी वाला? वार्ड बॉय बोलते हैं ना, वार्ड बॉय। वार्ड बॉय उसको बोलते हैं ना, जानते हैं ना वार्ड किसको बोलते हैं? वार्ड अध्यक्ष। अपनी गाड़ी आड़ी में पता लगा लिखा लेते हैं पीछे वार्ड अध्यक्ष। ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही म्युनिसिपल काउंसिल में जाएगा तो ये क्या कहलाता है? पार्षद कहलाने लगता है। क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। पार्षद का नाम सुना है? और इसके ऊपर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे ही जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये क्या कहलाने लगता है? क्या कहलाता है फिर बताइए जल्दी से। सबसे नीचे वार्ड बॉय, वार्ड बॉय के ऊपर पार्षद और पार्षद से ऊपर बताइए। कानपुर में पार्षद बनते हैं ना। हाँ, इसके ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ध्यान रखिएगा मेयर। मेयर के चुनाव सुना होगा आपने। ठीक है। क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? अब समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्षद, वार्ड बॉय एंड मेयर। सबसे निचले हिस्से पे नगर पंचायत वार्ड, उसके ऊपर पार्षद और उसके ऊपर मेयर। ठीक है। डेप्यूटी मेयर का प्रावधान कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। ठीक है। अब देखो 1996 में क्या हुआ, एक पीसा एक्ट लाया गया। ये पीसा एक्ट क्या था? पीसा एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 टू द शेड्यूल्ड एरियाज। पीसा एक्ट के तहत यह बोला गया सरकार के द्वारा 1996 में कि पार्ट 9 में जो हमने पंचायती राज सिस्टम को बताया है, ये शेड्यूल्ड एरियाज में इसको और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें और नए कानून जोड़ सकते हैं। ये स्पेशल कानून है पीसा एक्ट। ये सारे स्पेशल प्रोविजन है चीजों को देखते हुए। साथ में इन्होंने क्या बोला? टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन। इन्होंने क्या बोला कि जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहां पर जनजातियां रहती हैं, वहां पर कोशिश करी जाए कि पंचायत के अंदर जितने भी मेंबर हो वो सब ट्राइबल कम्युनिटी के ही हो। मतलब उनको सेल्फ रूल दिया जाए। एक बात बताइए, अगर भला किसी का करना है तो उन लोगों को तो शामिल करना पड़ेगा ना। आपको कौन सा मर्ज है ये आप ही बता पाओगे ना, कि पता लगे आपको कोई दिक्कत है, मैं कहूं जुकाम है यार, आपको नहीं सर लूज मोशन हो रहे हैं, मैं कहूं नहीं यार जुकाम है। क्या आप कह रहे हैं? नहीं सर लूज मोशन हो रहे हैं। नहीं यार जुकाम है यार। ऐसे थोड़ी काम चलता है। हाँ। टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आपसे क्या कह रहा है? जो विलेज गवर्नेंस है उसको प्रॉपर डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, पीसा एक्ट ये बोलता है। प्रॉपर डेमोक्रेसी का मतलब उस गांव के ही लोगों को हमें शामिल करना होगा, तब जाकर हमारा पंचायती राज सिस्टम सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? ये क्या है? आपसे क्या कह रहा है? टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये तो हो चुका। टू इवॉल्व पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कंसिस्टेंट विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। आपसे क्या कहता है? पीसा एक्ट ये बोलता है कि जो आपकी गवर्नेंस होगी, जो लोकल लेवल पर जो देखभाल कर रहे हैं गांव की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये वहां पर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कराते रहे। कहने का मतलब जो वहां पर पुराने टाइम से चला आ रहा है वो चीजें वहां पर निभाई जानी चाहिए। मतलब जो पुराने ट्रेंड चले आ रहे हैं। अब एक बात मानिए, ऐसे सोच कर देखो, कोई ग्राम पंचायत में जाता है ब्लॉक का अधिकारी। अब ब्लॉक में जो अधिकारी होगा वो तो पीसीएस अधिकारी होगा ना, जैसे कि जिला पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ऊपर अभी मैंने आपको बताया था वो डीएम होता है, कलेक्टर होता है। उसी तरीके से ब्लॉक का जो अधिकारी होता है वो पीसीएस अधिकारी होता है। अब कल को मान लीजिए पीसीएस अधिकारी जाता है और अपना रौब झाड़ने के लिए बोल देता है कि भैया गांव में अब से त्योहार नहीं मनाया जाएगा, तो पीसा एक्ट रोकता है आपको ये सब करने से। पीसा एक्ट कहता है नहीं, आपको ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वैसी ही उनकी रखनी है, आपको उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है।
हमें अपने रूरल एरियाज को, उनके ट्रेंड्स को नहीं बदलना है, हमें उन्हें सशक्त करना है, अपने हिसाब से मोल्ड नहीं करना है। टू प्रिजर्व एंड सेव गार्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, साथ में जो हमारी जनजातियां हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके भी ट्रेडिशन और कस्टम्स का हमें खास ख्याल रखना है। ये नहीं कि पता लगा कल को जाके आप परेशान हो गए, आपको नहीं अच्छा लगता है झींगा लाला हूं, तो आपने कह दिया आज के बाद कोई झींगा लाला हूं करता दिखा तो समझ लेना ऐसा नहीं है। वो उनके ट्रेंड्स हैं, वो उनके कस्टम्स हैं, वो उनको आप निभाने दीजिए, क्योंकि ये चीजें 1992 के बाद देखी गई थी। 1992 के बाद यही होने लगा था, लोग उन्हें मोल्ड करने लगे थे। तो यहाँ पर ये नया कानून बना दिया गया 1996 में कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये सारी चीजें बचा कर चलना है और स्टिल हमें डेवलपमेंट करना है। टू एम्पावर पंचायत एंड पावर्स कंडक्टिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स, आपसे क्या कह रहा है, अगर हमें पंचायतों को एम्पावर करना है, ठीक है, तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स का खास ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं यार कि केंद्र सरकार लॉन्च करती जा रही है स्कीम, आप लगाए पड़े हो। केंद्र सरकार बोल रही है कि भैया एक काम करो, जितने भी गांव हैं उन सबको सशक्त करने के लिए हमें ट्रैक्टर पहुंचाना है, हर किसान के पास ट्रैक्टर होना चाहिए, कीटनाशक होना चाहिए, सारी चीजें। अब पता लगा आप क्या कर रहे हो, आपके अंडर में जो गांव आ रहा है वहां पे सबको जाके एक दिन ले गए पीओ को अपनी ब्रांच से उठा के, आप पीसीएस अधिकारी को मान लो, और वहां पे जाके बोला भैया एक काम करो इन सबका लोन कर दो और सबको ट्रैक्टर दे दो, क्योंकि सरकार ने कहा है सबके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, तो इन सबको लोन दे दो। तो यार उसकी हैसियत नहीं है, वो महीने में मान लो 2,000 नहीं कमा पा रहा है और तुमने उसके ऊपर 15 लाख का ट्रैक्टर चला दिया, क्या होगा फिर? तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स का खास ख्याल रखना है, पीसा एक्ट ये बोलता है, ठीक है। पहले आप उनकी रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करिए, फिर आप देखिए कि उस व्याप पर क्या हो सकता है। अब आप उसको कीटनाशक दे आए हो गेहूं वाला, ठीक है, और वो कर रहा है फूल की खेती, गेहूं में जो कीटनाशक डाला जाता है फूल की खेती में डाल दिया, सब फूल ही गायब हो गए, अगले दिन फूल ही नहीं मिला, एक भी फूल नहीं मिला, बेचारा बताओ क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा उस टाइम पे। तो आपको ये सब नहीं करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। टू प्रिवेंट पंचायत एट द हायर लेवल फ्रॉम एज्यूमिंग पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट अ लोअर लेवल, आपसे क्या कह रहा है, पंचायत के जो हायर लेवल्स है उनकी पावर्स को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब अब उनके द्वारा एज्यूम करी गई पावर्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हमें पंचायत में लोकल लेवल पर पंचायत की अथॉरिटी को वेटेज देना होगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा 3 टियर सिस्टम है, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, फिर ब्लॉक लेवल हो गया और फिर हो गया आपका विलेज लेवल, ठीक है। इन तीनों लेवल में आप ऊपर वाले दोनों लेवल्स को शक्तियां ना दें, आप ज्यादा शक्ति किसको दें, इस लेवल को दें। बात आ रही है समझ? भले ही यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन इसी वजह से तो हमें उन्हें सशक्त करना है, किसानों को, ग्रामीणों को इसी वजह से तो सशक्त करना है, क्योंकि हमें इन्हें एम्पावर करना है। ग्राउंड लेवल पे हमें इन्हीं का डेवलपमेंट चाहिए, इस वजह से लोकल लेवल जो लोअर लेवल होगा उसकी अथॉरिटी को हमें सशक्त करना है, ठीक है। तो ये आपका पंचायती राज सिस्टम था, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप बताइए। आज टाइम से ऊपर हो गए हम लोग, चलिए आज की बात यहीं तक रहेगी, अभी 3 बजे क्लास में फिर मिलते हैं।